कहें कि अब तक का सबसे डिलेड जो है वो इंस्टॉलमेंट रही 20वीं जो किस्त है पीएम किसान सम्मान निधि की। और उसमें किसानों को जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा उसका हमने लगातार जिक्र किया, उसको अपनी जितनी भी ताकत हो सकती थी उस ताकत के साथ उसे उठाया, सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। और तब कहीं जाकर हमने देखा कि किस प्रकार से तमाम तरह की परेशानियों को, दुश्वारियों को पार करके 20वीं किस्त सरकार ने किसानों को दी है। और ये खरीफ सीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण किस्त मानी जाती है। तो इसको देखते हुए पूरे देश में किसानों में एक रोष भी था। अब सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन किसानों का रोष कैसे दूर करें, उसकी नाराजगी को कैसे दूर किया जाए। और इसको लेकर एक बड़े लेवल पर प्लानिंग जो है वो सरकार ने पहले ही कर ली थी। और उस योजना के तहत यानी अगर हम देखें कि 20वीं किस्त को जारी करने से लगभग 2 सप्ताह पहले ही सरकार ने जिस रणनीति के तहत एक नई योजना को नया रूप दिया है, वो योजना अब अमल में आने वाली है। इसको कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और किसानों के लिए मुझे लगता है कि ये एक नई सौगात साबित होगी, अगर इसको पूरे मनोयोग के साथ में और पूरी ईमानदारी के साथ में अगर इसे लागू किया जाए तो। क्योंकि इसमें न केवल छोटे किसानों को, जो कि लघु एवं सीमांत किसान माने जाते हैं, उनके अलावा जो हमारे देश में एक बड़ी संख्या है मध्यम वर्गीय किसानों की, उनको भी इसमें टारगेट करने की कोशिश की गई है। और ये अब एक तरह से अगर हम कहें कि पीएम किसान सम्मान निधि के बाद का एक अगला चरण होगा, जिस चरण में इन सभी किसानों को जो है, फार्मर्स को, पूरे देश भर के ये किसान होंगे, इनको जो है शामिल किया जाएगा। और ये है पीएम धन धान्य योजना, जिसको कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार का यानी साल 2025 का जो बजट था, उस बजट में भी इस योजना को जो है वो मंजूरी दी गई थी। उसके लिए बाकायदा बजट के तहत जो राशि है वो आवंटित कर दी गई थी। और अब कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ये योजना अब जमीन पर उतारी जाएगी, यानी इसको लागू कर दिया जाएगा। और पीएम धन धान्य योजना के तहत ही तमाम उन छोटी-छोटी योजनाओं को शामिल करके किसानों को जो भी सब्सिडी मिलती है उसको समेकित रूप में यानी यूनिफाइड करके जो है वो दिया जाएगा, तो एक बड़ी राशि किसानों को मिल सकेगी। अगर हम देखें तो 24,000 करोड़ रुपए इस योजना के लिए आवंटित किए गए हैं, कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। और अब सभी राज्य सरकारों को उनके यहाँ जो भी टारगेटेड वर्ग होगा, जिसको इस योजना में शामिल किया जाना है, उनके संख्या के हिसाब से इस राशि का आवंटन कर दिया जाएगा। और चूंकि हमारे देश में जिस तरह से संवैधानिक व्यवस्था के तहत एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, राज्य सूची का विषय है, तो ऐसे में इस योजना को भी राज्य सरकारों के माध्यम से लागू किया जाएगा। और केंद्र सरकार की तरफ से इसमें जो भी आवश्यक संसाधन है, वो सभी संसाधन राज्यों को मुहैया कराए जाएंगे। इसमें वित्तीय संसाधन सबसे बड़ा संसाधन है। और इसके अलावा तकनीकी सपोर्ट जो होगा वो भी केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को दिया जाएगा। साथ ही साथ एक जो तीसरा इसमें कंपोनेंट जोड़ा गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है निगरानी तंत्र। यानी सभी राज्यों में एक ऐसा निगरानी तंत्र केंद्र सरकार की तरफ से लागू किया जाना है, जिसके तहत इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य विशेष में, किसी भी राज्य में पीएम धन धान्य योजना को लागू करने को लेकर किस तरह की सतर्कता बरती जा रही है, जो लक्षित वर्ग है, जो टारगेट किए जाने वाले किसान हैं, उन तक उस योजना का लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। और चौथा इसका एक जो जो निगरानी तंत्र के बाद का जो एक कंपोनेंट है वो है फीडबैक। फीडबैक यानी किसानों से या जो भी लाभार्थी होंगे उनसे डायरेक्ट जो है वो फार्मर से सीधे केंद्र सरकार तक फीडबैक पहुंचेगा। और इसके लिए तकनीकी सपोर्ट पूरी तरह से सरकार के जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको इसमें लगा दिया गया है। तो पूरा का पूरा एक होमवर्क कर लिया गया है बहुत पहले से ही। और अब जो है, अगर आपको याद हो तो फार्मर रजिस्ट्री से लेकर किसानों की पूरे देश में जितनी भी संपत्तियां हैं, जहां कहीं भी किसी भी राज्य में हो, एक ही किसान की अगर एक से अधिक राज्य में संपत्ति है, कृषि योग्य भूमि है जहां पर खेती की जा सकती है, उन सभी का ब्यौरा केंद्र सरकार और संबद्ध राज्य सरकार के पास होगा। और उसके आधार पर सरकार ये तय कर सकेगी कि किसी भी किसान को किस राज्य में कितनी सब्सिडी, कितनी सहायता दी जानी है, उसका निर्धारण सरकार के द्वारा पहले ही कर लिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अपडेटेड योजना है। ये अगर हम देखें तो तकनीकी तौर पर ये बहुत समृद्ध योजना है। और इसके माध्यम से जो सही मायने में जिन किसानों को इसका लाभ दिया जाना है, उन्हीं तक ये लाभ पहुंचेगा।
अगर हम पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें तो 5 साल से ज्यादा इस योजना को जमीन पर उतारे हो चुके हैं और इसमें हमने देखा होगा कि शुरुआती दौर में बहुत बड़ी संख्या में फेक फार्मर्स ऐसे थे जो लाभार्थी बन गए थे, यद्यपि वो उस योजना के लाभार्थी होने की योग्यता नहीं रखते थे। तो इसको तय करने में, ऐसे किसानों को पहचानने में सरकार को एक अपना पूरा का पूरा तंत्र लगाना पड़ा था, बड़ी ऊर्जा इसमें लगी थी और फिर सबसे बड़ी जो दिक्कत आई थी, जो पैसा उन किसानों के खाते में चला गया था, उस पैसे को वापस लेना यानी रिकवरी की जो प्रक्रिया थी, वो बड़ी जटिल प्रक्रिया है। हमारे देश में सरकार से पैसा लेना जितना कठिन है, उससे कहीं ज्यादा कठिन सरकार के द्वारा उस पैसे को निकालना है यदि वो गलत हाथों में चला जाता है तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि निगरानी तंत्र की जो उपयोगिता है, जो उसकी इंपॉर्टेंस है, महत्व है, उसको भी सरकार ने समझा है और अब जो पीएम धन योजना शुरू की जा रही है, उसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। अपना पिछला अतीत का जो अनुभव है, उसको सामने रखते हुए सरकार ने इस योजना को लागू करने की एक स्ट्रेटजी बनाई है और उसके तहत ही सभी राज्यों को पहले से इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि किस तरह से इसको लागू करना है और पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो कुछ भी खामियां रह गई हैं, तमाम खूबियों के बावजूद उन खामियों को न दोहराया जाए, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और अगर हम पीएम धन योजना के लाभार्थियों की बात करें तो इसमें जैसा कि मैंने पहले कहा 24,000 करोड़ का जो बजट है, ये जो है तमाम तरह के जो काम जैसे खाद और बीज से लेकर सिंचाई के अलावा टेक्निकल सपोर्ट और इसके अलावा कृषि यंत्रीकरण को लेकर भी किसानों को पूरा सपोर्ट सरकार की तरफ से दिया जाना है। इसके बाद प्रोसेसिंग के बाद मार्केटिंग, ये तमाम तरह से जितने भी स्टेप्स हैं जिससे कि किसान मार्केट चेन में सीधे तौर पर शामिल हो सके, बाजार की श्रृंखला में आए, फ्रॉम फार्म टू फार्मर और फार्मर टू कंज्यूमर। ये एक पूरी चेन है, इस चेन को जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसके लिए पूरी एक्सरसाइज कर ली गई है। और लाभार्थियों की जहां तक संख्या का सवाल है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि की जो 20वीं किस्त आई है वो 9.7 करोड़ किसानों को दी गई है। यानी लगभग 10 करोड़ किसान ऐसे हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में हैं और इन किसानों को हम मार्जिनल फार्मर्स कह सकते हैं, लघु एवं सीमांत किसान, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो हैं, इनकी संख्या कुल किसानों की संख्या का लगभग 80% है। हम समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो छोटे किसानों के दायरे में आता है, यानी 2 हेक्टेयर से कम जमीन के मालिक जो किसान हैं, उनको इस वर्ग में रखा गया है। तो सबसे पहले पीएम धन योजना में भी इन पर फोकस किया जाएगा। इसके बाद 2 हेक्टेयर से भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा जमीन वाले जो मध्यम वर्गीय किसान हैं, उनको इसमें शामिल करते हुए और इन किसानों तक जितने भी तकनीकी सहयोग सरकार की तरफ से इन किसानों को दिए जाने के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, इनमें मुख्य रूप से 9 उप योजनाएं हैं, सब स्कीम्स हैं जिनको शामिल किया गया है और इनमें जो सपोर्ट किसानों को सरकार के द्वारा दिया जाता है, वो सारा का सारा सपोर्ट एक साथ समग्र रूप में समेकित करके, यूनिफाइड करके किसानों तक पहुंचाया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अपग्रेड की हुई योजना है। इस योजना में अब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जवाबदेही भी राज्य सरकारों की होगी कि अगर फर्जी लाभार्थी इसमें पकड़े जाते हैं तो ये जवाबदेही उन संबद्ध अधिकारियों की होगी जिनके माध्यम से ये लाभ उन किसानों तक पहुंचाया जाना है। तो आंसरेबल होंगे स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी, केंद्र सरकार इसमें निगरानी की पूरी जिम्मेदारी निभाएगी और साथ ही साथ में राज्यों को फिर स्टेप बाय स्टेप इस योजना को पूरी तरीके से सौंपने की जो है एक रणनीति बनाई गई है। तो राज्यों की एक बड़ी जिम्मेदारी होने जा रही है। सभी राज्य सरकारों से इसको लेकर जितने भी जो है वो अपडेट हैं वो लिए जा रहे हैं लगातार। इसकी पूरी तरीके से समीक्षा की जा रही है और अगर आपने देखा होगा तो पिछले 1 सप्ताह में तमाम बड़े राज्यों के जो कृषि मंत्री हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, इन सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों ने, बिहार के कृषि मंत्री ने भी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है और उन्होंने अपने अपने राज्यों में इन योजनाओं को लागू करने को लेकर जो भी तैयारियां की गई हैं उनकी रिपोर्ट सौंप दी है। यानी अगर आप देखें तो सभी राज्यों में किस तरह से इसकी तैयारी की जा रही है उसको लेकर पूरा एक डिटेल जो है वो खाका तैयार कर लिया गया है। शुरुआत में इस योजना को 100 जिलों में, देश के उन चिन्हित 100 जिलों में लागू किया जाएगा जिनमें अभी
उत्पादन की जो दर है वो कम है। यानी तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो जिन राज्यों में या जिन जिलों में सबसे कम उत्पादन हो रहा है, ऐसे 100 जिलों को चिन्हित किया गया है और इन 100 जिलों के जो लाभार्थी किसान होंगे उनको जो किसानों के लाभ के लिए योजनाएं चल रही हैं, कृषि एवं कल्याण के लिए, वे योजनाएं एक साथ शामिल करते हुए इन किसानों को उनका लाभ दिया जाएगा, उसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी और लगभग-लगभग 3 फसली सीज़न यानी पूरा 1 वित्तीय वर्ष जो होता है, उसमें उन किसानों को क्या लाभ पहुँचा, उसकी समीक्षा करके फिर धीरे-धीरे इसे दूसरे राज्यों में भी लागू किया जाएगा, दूसरे जिलों में भी इसको पहुँचाया जाएगा। तो जिस प्रकार से हमने देखा कि पूरे देश में 100 आकांक्षी जिले जो पिछले 70 सालों में विकास की मुख्य धारा से पीछे छूट गए थे, उन जिलों को शामिल करते हुए विकास योजनाओं को लागू किया गया है। उसी तर्ज पर 100 जो जिले चिन्हित किए गए हैं जो कृषि उत्पादन के मामले में सबसे पीछे रह गए थे, उन जिलों को अब इस धारा में सबसे आगे लेकर आने का लक्ष्य तय किया गया है पीएम धन-धान्य योजना के माध्यम से। तो ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की और इसको राज्य सरकारों की मदद से जो है वो पूरे देश में लागू किया जाना है। 100 जिले जहाँ तक हम बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश इन तीनों बड़े राज्यों के ज़्यादा जिले हैं। इसके बाद उड़ीसा जो कि बीमारू राज्यों में सबसे आगे रहता है, उसके कई सारे जिले हैं। छत्तीसगढ़ है, यहाँ भी कुछ 2-4 जिले हैं जिनको इस स्कीम में शामिल किया गया है। साथ ही फिर दक्षिण भारत के तमाम ऐसे राज्य हैं जिनके जिले जो हैं ये जो कम उत्पादन दर वाले जिले हैं, उनको शामिल किया गया है। हालाँकि दक्षिण भारत के जिलों की संख्या कम है क्योंकि उत्पादन के मामले में ये राज्य हमारे देश में अन्य राज्यों की तुलना में आगे हैं। तो इस प्रकार से जो पीछे रह गए जिले हैं, उनको आगे लाने के लिए ये योजना बहुत महत्वपूर्ण होगी और फिर इसको चरणबद्ध तरीके से